खबरें सुपरफास्ट में पहली खबर देश की ऊंची उड़ान की। आज से 14वें एयर इंडिया शो का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री येलहांका एयरबेस पहुंचेंगे और उसके आधे घंटे के बाद यानी कि 10 बजे एयरो शो का उद्घाटन करेंगे। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स और नेवी चीफ मौजूद रहेंगे। और इस बार एरो इंडिया शो का जो थीम है वो बिलियन अपॉर्चुनिटी पर रखा गया है और इसके जरिए मेक इन इंडिया रक्षा उत्पाद प्रदर्शन में शामिल होंगे। उद्घाटन के बाद एयर शो का भी आयोजन होना है। बेंगलुरु में आयोजित एयर शो इंडिया 5 दिन तक चलेगा और इस बार के आयोजन में कई खासियत है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 5 दिनों में इस आयोजन में 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 32 देशों के रक्षा मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही 29 देशों के वायुसेना प्रमुख, दुनिया भर के 73 कंपनियों के सीईओ इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 809 कंपनीज अपने रक्षा सामानों की प्रदर्शनी भी लगाएंगी। बेंगलुरु में एक बार फिर से भव्य तरीके से एरो इंडिया शो का आयोजन शुरू हो गया है और इस बार 800 से ज्यादा देशी और विदेशी कंपनियां इस एरो इंडिया में हिस्सा ले रही हैं रक्षा क्षेत्र की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इंडिया पवेलियन में वो भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत को देखेंगे। बात चाहे डीआरडीओ की जाए, एचएएल की बात की जाए, ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए। और इस वक्त आप देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते रहे हैं और इस बार बेंगलुरु में एरो इंडिया के शो के दौरान कैसे रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत को बढ़ाया जाए, खासतौर से अगर लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच की बात की जाए जिसे भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल किया गया है। इसी तरह से एचएएल एक नए फाइटर ट्रेनर की बात कर रहा है। डीआरडीओ तपस ड्रोन को लेकर आ रहा है। तो इस तरह से तमाम नए हथियार, ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन इस बार एरो इंडिया शो के दौरान प्रदर्शित किए जाएंगे। इस एरो इंडिया को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का नजरिया साफ किया है। पावर बनने की राह पर अग्रसर है। मेरा मानना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी अचीव करते हैं उनका भारत की इकोनॉमी को बहुत व्यापक स्पिन ऑफ बेनिफिट प्राप्त होता है। अब खबर त्रिपुरा के चुनावी घमासान की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा में चुनाव की घोषणा के बाद से दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री त्रिपुरा जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री अपने दौरे में अगरतला में रैली करेंगे और इससे पहले वो 11 फरवरी को ही त्रिपुरा पहुंचे थे, जहां चुनावी सभाएं की थी। बीजेपी त्रिपुरा में तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो एक दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे। वहां पर अगरतला में अमित शाह ने रोड शो किया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह भी मौजूद रहे थे और अमित शाह का रोड शो जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से सिटी सेंटर तक गया था। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थक बेहद उत्साहित दिखे। अमित शाह त्रिपुरा के गोमती इलाके में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुंदरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और पार्टी की कामयाबी की कामना की। अब बात संसद के बजट सत्र की। विपक्ष का हंगामा आज भी थमता हुआ नहीं नजर आ सकता है। एक बार फिर से संसद में दोनों ही सदनों में हंगामे के पूरे असर है, क्योंकि विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। लगातार विपक्षी नेता एक सुर में दोहरा रहे हैं कि मामले की जांच हो, जेपीसी का गठन हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। बजट सत्र में 14 फरवरी को होने वाली छुट्टी से पहले आज विपक्ष एक बार फिर से लामबंद हो रहा है। खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दल बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे। इधर सीपीआई ने भी हल्ला बोलने की तैयारियां कर दी है। पार्टी बजट को लेकर आम लोगों की तरफ से बात रखेगी और आज विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को जवाब देना होगा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस को लेकर है, जिस पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी को भेजी चिट्ठी के मुताबिक उन्हें 15 फरवरी तक जवाब देना है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल ने कई आरोप लगाए थे।
राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। वायनाड के कालपेटा, पथुशेरी और अन्य इलाकों में राहुल गांधी के कार्यक्रम तय हैं। एक दिन पहले ही वो कालीकट पहुंचे। वहां पर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां राहुल के बाद समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। दोपहर में वो लाभार्थियों को 25 घरों का हैंडओवर करेंगे। 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सबसे ज्यादा आपत्ति आंध्र प्रदेश के नव नियुक्त राज्यपाल को लेकर है, जिसकी जिम्मेदारी जस्टिस अब्दुल नसीर को सौंपी गई है। इस पर कांग्रेस और कई दलों ने केंद्र पर हमला बोला है, तो उन हमलों को लेकर पलटवार भी हुआ है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर जस्टिस नजीर चुने गए तो विपक्ष आग बबूला हो गया, लेकिन विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि भारत को वो अपनी निजी जागीर नहीं मान सकते। अब भारत संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश के लोगों के सुझाव से चलेगा। दरअसल जस्टिस नजीर अयोध्या मसले की सुनवाई करने वाले संवैधानिक पीठ में अकेले अल्पसंख्यक न्यायाधीश थे। साथ ही उन्हीं के नेतृत्व में 2016 की नोटबंदी प्रक्रिया को बरकरार रखने का आदेश हुआ था। विपक्ष उन तमाम फैसलों को राज्यपाल बनाए जाने से जोड़कर देख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट कहीं न कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और एलजी बदल दिए। इनमें से 9 राज्यों में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। सवाल इसी बात का है, विपक्ष इसी को लेकर नाराज है। आज तक ब्यूरो। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जहां पर वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की है। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सांप्रदायिक सौहार्द और एकता होगी। सामाजिक समरसता, सब में प्रेम, सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दोहराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। हाल ही में रामचरित मानस पर अपने बयान से विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य की नॉन स्टॉप बयानबाजी जारी है और उन्होंने साधु संतों पर आपत्तिजनक बोल बोले। सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार साधु संतों की तुलना आतंकियों से कर डाली। यहीं तक नहीं रुके, स्वामी प्रसाद ने यह भी कह दिया कि बार बार सिर धड़ से अलग करने की धमकी देने वाले साधु संत लगता है कसाई हो गए हैं। पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत पे नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और देश में धर्म के मामलों को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदेश राज ने मुस्लिमों के आरक्षण की वकालत कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया और अपनी बात रखी है। देश हित में मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, उदित राज का एक ट्वीट। मुस्लिमों के आरक्षण की वकालत उन्होंने की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि बीजेपी जो हिंदुत्व चला रही है वो मानने के लिए हम तैयार नहीं। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने ये बातें कही हैं। अब पूरे भारत, पूरा देश
समझना चाहता है कि आपका हिंदुत्व है क्या। एक दूसरे का द्वेष करना ये हिंदुत्व नहीं है। तो इस हिंदुत्व को हम कैसे छोड़ सकते हैं। आज जो बात चली है, हमने युति तोड़ी क्योंकि उन्होंने पहली युति तोड़ी 2014 में। तब भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू हैं, कल भी हम हिंदू रहेंगे। लेकिन हमने सिर्फ उनका साथ छोड़ा, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है। वो उनका जो हिंदुत्व अब जो चला रहे हैं वो हिंदुत्व मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने केंद्र शासित प्रदेश में अतिक्रमण अभियान को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान यहां तक कह दिया कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे। सुनवाते हैं अल्ताफ बुखारी ने भड़काऊ बयान जो दिया, क्या कहा। और जो ये एक इंप्रेशन दिया जाता है, मैं आज लोगों को एक चीज बता दूं, एक भी वासी को जो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा हम बसने नहीं देंगे। चाहे जम्मू कश्मीर में जितनी पुलिस है उसको ये लगाए उनके सिक्योरिटी के लिए, यहाँ कोई भी गैर रियासती बाशिंदा रह नहीं सकता है हमारी इन जमीनों पे, किसी को भी नहीं रहने देंगे। ये जमीनें हमारी हैं, इन पे हक जम्मू कश्मीर के वासियों का रहने का है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गुस्से में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी सांसद रजनी पटेल को बोलने का मौका नहीं मिलने से नाराज थे। राज्यपाल धनखड़ ने उन्हें बैठने के लिए कहा तो जया बच्चन नाराज हो गई। बीजेपी नेता अजय सहरावत ने वीडियो ट्वीट किया और इसे शर्मनाक बताया। अब एक बेहद दर्दनाक खबर पश्चिम बर्दवान से है, जहां पर एक मेले में मौत के कुएं में स्टंट कर रहा बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। वो अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से बाइक उछल गई और इस हादसे में स्टंटमैन के अलावा 9 लोग जख्मी बताया जा रहा है। इस घटना की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे के बाद से अब मौत के कुएं को बंद कर दिया गया है। अब बात बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिसेप्शन पार्टी की। बीती रात मुंबई में इसका आयोजन हुआ। फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई। आपको दिखाते हैं हाई प्रोफाइल रिसेप्शन की खास झलक। मोस्ट फेवरेट पेयर बन चुके सिद्धार्थ और कियारा सामने आए तो कैमरे उन्हें कैद करने लगे। इस पल का हर किसी को इंतजार था। ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में ये जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूसरी बार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिसेप्शन का आयोजन हुआ। मुंबई के एक बड़े होटल में भव्य जलसा सजा। शादी के बाद सबसे पहला रिसेप्शन 9 फरवरी को दिल्ली में हुआ था। अब ये दूसरी रिसेप्शन पार्टी फिल्म जगत के दोस्तों के लिए आयोजित की गई थी। इसकी तैयारी पहले से थी। गेस्ट लिस्ट भी काफी लंबी थी। दूसरे रिसेप्शन में बधाई देने के लिए अभिनेत्री विद्या बालन पहुंची, आलिया भट्ट भी नजर आई। वहीं अभिनेता अजय देवगन के साथ काजोल भी रिसेप्शन में पहुंची और नए नवेले जोड़े को शुभकामनाएं दी। इस मौके के गवाह अनुपम खेर भी बने। करण जौहर, करीना कपूर और अन्य सेलिब्रिटी इस रिसेप्शन में नजर आए। सिड कियारा के रिसेप्शन में उनका पूरा परिवार एक साथ आया। 11 फरवरी को ही ये जोड़ी शादी के बाद मुंबई पहुंची थी। वहां भी दोनों ने सभी का मुंह मीठा करवाया था। आज तक ब्यूरो।